तो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन मानसून. What precisely we can make the difference between मानसून एंड इंडियन मानसून. तो मित्रों, हम लोग मानसून की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और शब्द है इंडियन मानसून. तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का मानसून. मानसून क्या है और भारत का मानसून है, इस पर हमने चर्चा आपसे पहले भी की है. लेकिन हमने ये कहा था कि मानसून शब्द जो है वो हम इक्वेटर से नॉर्थ में 18 डिग्री सेल्सियस और इक्वेटर से साउथ में 18 डिग्री सेल्सियस, इसे हम ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं, उष्ण कटिबंध. यहां पर जो पवनें, मान लो गर्मी में ये विंड इस तरीके से चल रही है और सर्दी में ये विंड ऐसी चल रही है, यानी ऐसे ट्रॉपिकल बेल्ट जहां पर प्रभावी पवनों की दिशाएं मौसम बदलने पर उलट जाती है, उन्हें हम मानसून शब्द कहते हैं. तो मानसून भारत के बाहर भी है. मानसून लाइज बियॉन्ड द लाइन्स, मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मीन्स द साउथ एशिया. तो जिसे हम दक्षिण एशिया में जो मानसून प्रभावी है उसे हम भारत का मानसून कहते हैं और इसी को हम दक्षिण एशिया का मानसून भी कहते हैं. ये एक ही बात है. ये नहीं कि भारत का मानसून अलग और बांग्लादेश का मानसून अलग, पाकिस्तान का मानसून अलग. वो एक ही बात है. लेकिन यहां डिफरेंस क्या है? वो ये डिफरेंस है कि ये रहा, यही हमने खींच लिया, ये इक्वेटर खींच दिया, यहां टेम्परेचर लाइन हमने खींच दी 18 डिग्री सेल्सियस. ये तो ये ट्रॉपिकल हो गया एरिया. तो ये यहां सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया. कहां तक सब ट्रॉपिकल होता है? 10 डिग्री सेल्सियस. अब यहां जो पवनों का आना जाना है, तो अगर हमने कहा कि समर में ये मानसून डायरेक्शन है तो विंटर में ये है, यानी भारतीय मानसून का जो विस्तार है वो ज्यादा है. यानी सबसे ज्यादा मानसूनी पवनों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया है. इसलिए दक्षिण एशिया का दूसरा नाम मानसून एशिया भी है. अब मूल बात ये आती है कि मानसून शब्द का अर्थ क्या है? यानी वो क्षेत्र जहां पर प्रभावी पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स 6 महीने एक दिशा में चलें और साल के जो शेष 6 महीने हैं, रिमेनिंग 6 मंथ हैं, उनमें उनकी दिशा जस्ट अपोजिट हो. ऐसे क्षेत्रों को हम लोग उष्ण कटिबंध में मानसून शब्द का नाम देते हैं. लेकिन भारत में आकर के ये पवनें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाती हैं, अर्थात 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा को भी पार करती हैं. यानी 18 डिग्री सेल्सियस लाइन पार करके भारत में जो 10 डिग्री सेल्सियस लाइन है वहां तक जाती है. यानी भारत में ये मानसून ज्यादा विस्तृत है. उसके लिए यहाँ के क्षेत्रीय कारक उत्तरदायी हैं. शेष दुनिया में इक्वेटर से हमें दोनों ओर मानसून मिल सकता है, जरूरी नहीं है, मिल सकता है. भारत में भी ये इक्वेटर से उत्तर की ओर हमें मिलता है, लेकिन शेष दुनिया में ये उष्ण कटिबंध तक सीमित है. लेकिन भारत में उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल के बाहर भी जाता है, तो बियॉन्ड द ट्रॉपिकल भी चलता है. कहां? इंडिया में. और वैसे दुनिया में जो मानसून हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा इंडियन मानसून कहते हैं, भारतीय मानसून के जो इतर क्षेत्र हैं हम उनकी बात करते हैं, जैसे ब्राजील का पूर्वी तट, तंजानिया का तट, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तट. ये सब वो क्षेत्र हैं जो भारत के बाहर हैं लेकिन मानसून जलवायु के हैं. तो हमने क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील, हमें यहां भी मिलेगा मानसून जलवायु. उष्णकटिबंध में
ब्राजील का पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट ऑफ तंजानिया, हमें तंजानिया के तट पर भी मिलता है, नॉर्थ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तट पर भी हमें ये मिलता है। तो ये सभी ट्रॉपिकल मानसून कहे जाते हैं। ये किस मानसून का इलाका हो गया? ट्रॉपिकल मानसून। और मानसून वस्तुतः उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल क्षेत्र का एक जलवायु प्रकार है, जहां 6 महीने पवने एक दिशा में, मान लो पश्चिम से पूरब, तो फिर 6 महीने पवने उल्टी दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट, एंड रिमेनिंग 6 मंथ ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? अब इंडिया में ऐसी क्या खास बात है? तो पहले हमें मानसून समझना होगा कि मानसून ये चलता कैसे है। तो जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, खोज बढ़ती गई, आविष्कार बढ़ते चले गए, मानसून के बारे में और अधिक ज्ञान व्यापक होता चला गया। लिख लें, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मानसून की क्रियाविधि, ये पढ़ना है। तो मानसून की क्रियाविधि का जो हमें ज्ञान है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ बढ़ता गया है। लिख लें, मानसून क्रियाविधि का ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ बढ़ता एवं बदलता जा रहा है। The knowledge of mechanism of Indian monsoon is growing and changing with the advancing science and technology तो क्रियाविधि का ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ बदलता जा रहा है। तो हम कितने प्रकार के यहाँ पर विचार या सिद्धांत बताते हैं जो भारतीय मानसून की क्रियाविधि को समझा सके। लिख लें, मानसून क्रियाविधि का ज्ञान निम्नलिखित 3 प्रकार के सिद्धांतों
में वर्गीकृत किया गया है। द नॉलेज ऑफ mechanism of Indian monsoon is divided into three types of theories। तीन प्रकार के सिद्धांतों में इसे हम बांटते हैं। ए, क्लासिकल थियरीज और थर्मल थियरी, क्लासिकल अथवा तापीय सिद्धांत, बी, डायनामिक थियरी और ITCZ थियरी, गतिकीय सिद्धांत, डायनामिक मीन्स गति, गतिकीय सिद्धांत अथवा ITCZ सिद्धांत। और जो सबसे बड़ा वर्ग है वो सी है, मॉडर्न थियरी यानी आधुनिक सिद्धांत, ये है। तो मॉडर्न थियरीज ऑब्लिक आधुनिक सिद्धांत। अब इसमें जो हमने किया है, सबसे पहले को हम लोग अब हेडिंग बनाएं तो आ जाते हैं तापीय सिद्धांत ए। थर्मल थियरी, तो इसको 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा व्यापकता मिली, लेकिन इसका जो प्रतिपादन है वो हैली द्वारा किया गया था, एडमंड हैली। किसके द्वारा? एडमंड हैली। तो तापीय सिद्धांत propounded by एडमंड हैली, ई हैली लिखा रहता है, एडमंड हैली। ये प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत है मानसून की उत्पत्ति के बारे में। यह है प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत है। It is first scientific theory related with मानसून। किस पर आधारित है, इसकी अपनी साइंस क्या है? साइंस ये है कि कोई भी चीज कितनी देर में गर्म होगी या कितनी जल्दी गर्म होगी, तो कोई भी चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। दूसरी बात, जहां पानी है या भाप है, वहां वो चीज देर में गर्म होती है और देर में ठंडी होती है। उसका उत्तर विज्ञान में गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट या हम कहें स्पेसिफिक हीट के आधार पर दिया जाता है। तो स्थलीय भाग शुष्क होते हैं, ये जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। तो व्हाट इज द साइंस ऑफ द थर्मल थियरी? तो थर्मल थियरी का जो विज्ञान है वो क्या है?
इसका जो साइंस है, स्थल जल की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म तथा ठंडे होते हैं। तो व्हाट इज द साइंस ऑफ द थर्मल थ्योरी? तापीय सिद्धांत विज्ञान के किस तथ्य पर आधारित है? विज्ञान का तथ्य यह हुआ, लैंड सरफेस स्थल warms and cools faster than water surface. वाटर सरफेस, तो स्थल जल की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म तथा ठंडे होते हैं। तो क्योंकि स्थल की विशिष्ट ऊष्मामान जल की अपेक्षा कम है। स्थल का विशिष्ट ऊष्मामान जल की अपेक्षा कम है। तो कारण क्या है? वाई, क्यों ऐसा होता है? तो क्यों का जवाब ये है। तो वाई द लैंड सरफेस warms and cools faster than the water? Simple reason is the specific heat of land is relatively lesser than water surface ये है। तो स्थल का विशिष्ट ऊष्मामान जल की अपेक्षा कम है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज रिलेटिवली लेसर देन द वाटर सरफेस। अब जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो लोग जानते हैं कि साइंस का अपना रूल होता है कि अगर किसी भी पदार्थ को डेल्टा क्यू हीट दी जाए तो उसका m मास गुणे स्पेसिफिक हीट के कारण डेल्टा टी तापांतर उत्पन्न हो जाता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m डॉट s डॉट डेल्टा टी। ये है, किसी भी पदार्थ को अगर हम हीट देंगे तो उसका m द्रव्यमान में T तापांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो T तापांतर किस पर निर्भर करता है? m मास है और s पर है। ज्यादा पदार्थ है, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो धीरे धीरे गर्म होता है। आपने भगोने में ज्यादा पानी रख लिया तो एकदम गर्म, कम पानी डाला चाय बनाने के लिए तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। m मास भी डिपेंड करता है। अब बात आती है, अगर हम m कितना ले लें, 1 ग्राम ले लें या बराबर ले लें, तो अब कौन जल्दी गर्म होगा, कौन जल्दी ठंडा होगा? तो ये अब स्पेसिफिक हीट पर निर्भर करेगा। इस पर तो S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है।
यानी जिसका विशिष्ट ऊष्मामान कम होगा उसमें तापांतर जल्दी उत्पन्न हो जाएंगे। डेल्टा टी बराबर तापांतर। टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम हीट ले लें, बाहर निकाल दें, तो ये जल्दी से ठंडा होगा। कब? जब एस कम है। और अगर हम हीट दें तो जल्दी से गर्म होगा, क्योंकि एस कम है। और स्पेसिफिक हीट किसकी कम होती है? लैंड की। इसीलिए लैंड जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। तो अब जब इस थ्योरी को यहां लगाया गया तो ये कहा गया कि ये दक्षिण एशिया हो गया, ये कर्क रेखा बना दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहां विषुवत रेखा बना दिया इक्वेटर। यहां अब आप जाएं तो पाकिस्तान में ये सुलेमान भाई मतलब सुलेमान रेंज, अफगानिस्तान में ये हिंद कुश, फिर अब ये ग्रेटर हिमालय, ये पूर्वांचल हिमालय, ये स्थिति हो गई। अब दक्षिण एशिया लगभग आपको क्लियर है। तो ये कहा गया कि अगर सूर्य यहां चमकने लगे, किस पर? कर्क रेखा पर, तो अब ये भारतीय भूभाग जून में कर्क रेखा पर सूर्य होगा, ये बहुत गर्म हो जाएगा। और यहां लो स्पेसिफिक हीट के बदौलत हाई टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर यहां नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर जो लैंड एरिया है वो कम है। लेकिन उत्तर की ओर भारतीय भूमि का जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो ज्यादा है और भारत दक्षिण की ओर सकरा होता चला जाता है। इसीलिए जो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं वो हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं उत्तरी भाग में, क्योंकि यहाँ स्थल का विस्तार ज्यादा है और यहाँ दक्षिणी भाग में लैंड एरिया काफी कम है। तो यहाँ गर्मियों में हाई टेम्परेचर जनरेट हो गए, और जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ की वायु नीचे से ऊपर जाती है, तो वहाँ हमेशा लो प्रेशर जन्म लेते हैं। अब अगर हम सागर में चले जाएंगे तो सागर में अभी यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर ही रहेगा, और जब नॉर्मल टेम्परेचर होंगे या सामान्य होंगे तो यहाँ हाई प्रेशर होंगे। और जब ये हाई प्रेशर होगा तो अब वायु तय है कि हाई प्रेशर से, यानी यहां से ये जो विंड्स होंगे अब वो मूव करेंगे किसकी ओर? स्थल की ओर। कहां से? सी से। तो अब ये प्रवाह जो हो गया सी टू लैंड हो गया। ये किस सीजन का है? समर का है। समर, क्योंकि जून का महीना है, जून में ही सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब हमने कहा कि आप विंटर में आ जाएं, तो विंटर में सूर्य मकर पर चले जाएंगे। यही हिमालय वगैरह आपने बना लिया। अब यही स्थल जो उत्तर में फैला हुआ है, सर्दियों में बड़ी तेजी से अब ठंडा होगा, तो अब यहाँ लो टेम्परेचर हो जाएंगे, और जहाँ लो टेम्परेचर होते हैं वहाँ हाई प्रेशर। लेकिन सागर अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर भी रिलेटिवली लो होंगे।
तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अब ये विंड्स मूव करेंगे, तो ये लैंड से अब विंड डायरेक्शन सी की ओर हो गई। ये कब की बात होगी? यानी कि दिसंबर। सूर्य कहां होगा? यहां नहीं होगा, सूर्य दक्षिण में यहां 23.5 डिग्री पर चमक रहा होगा, मकर रेखा पर। यहां ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गर्मी होगी। हो गया। तो बहुत आसान थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी है। यानी क्लासिकल सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी समय, चाहे जून हो या दिसंबर, स्थल और जल के जो तापमान है वो एक समान नहीं होते, क्योंकि उनकी विशिष्ट ऊष्मा एक समान नहीं है। यानी एक ही अक्षांश क्षेत्र में अगर हमने कहा कि ये मकर कर्क रेखा है, लेकिन ये जितना जो स्थलीय भाग है इसका जो टेम्परेचर है वो अलग है और जलीय भाग के टेम्परेचर अलग हैं। यानी तापीय सिद्धांत को अगर कोई एक लाइन में पूछे तो क्या कहेंगे? वेरिएशन ऑफ द सरफेस टेम्परेचर बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो तापीय सिद्धांत का जो क्रक्स है, जो जिस्ट है, थीम है, वो एक लाइन की थीम है। क्या सारांश क्या है इस सिद्धांत का? वेरिएशन ऑफ सरफेस टेम्परेचर between land and water। स्थल और जल के बीच जो सतही तापमान है उनकी भिन्नता। स्थल एवं जल सतही तापमान भिन्नता एक लाइन में है। द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जब लैंड गर्म है तो पानी नॉर्मल है, और जब लैंड ठंडी है तब भी पानी नॉर्मल है। यानी पानी जल्दी से ना गर्म होता है ना जल्दी से ठंडा होता है। सो इट इज द क्विक हीटिंग एंड क्विक कूलिंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून। क्यों? तो अब कौन से ऐसे कारक हैं जो कि तापीय सिद्धांत के लिए उत्तरदायी हैं? तो तापीय सिद्धांत के लिए दो लक्षण उत्तरदायी हुए। पहला कौन कौन सा? कि भारत के उत्तरी भाग में भूमि का विस्तार अधिक है और दक्षिणी भाग में भारत सकरा होता जाता है। तो इसे हम लैंड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी स्थलीय विन्यास। दूसरी बात, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए जून के महीने में भारत पर तीक्ष्ण किरणें, एक्यूट रेज ऑफ द सन इंसिडेंट ओवर द एक्सटेंसिव लैंड। जून के महीने में सूर्य की तीव्र किरणें विस्तृत भूमि पर पड़ती हैं, और जहां भूमि अधिक है तो भूमि अपना लक्षण, अपना प्रभाव दिखाएगी। तो उत्तर भारत में गर्मियों में धरातल गर्म होकर के निम्न दबाव में बदल जाता है।
तो वो कारक जो कि तापीय सिद्धांत के लिए उत्तरदायी हैं, कौन कौन है? दो कारक। पहला लिख दे, कारक, फैक्टर्स, फॉर थर्मल थ्योरी, तापीय सिद्धांत के लिए उत्तरदायी कारक। नंबर 1, भारत का स्थल विन्यास, लैंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 2, कर्क रेखा का भारत के मध्य से गुजरना। कर्क रेखा का भारत के मध्य से गुजरना। पासिंग ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थ्रू मिड ऑफ द इंडिया। ये तो अगर यही कहीं दक्षिण में कर्क होती तो भारत का सिर्फ दक्षिणी भाग गर्म होता। मध्य में है तो भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भाग गर्म हो जाते हैं। और आपने भारत के मैप को देख ही लिया है कि ये जो भारत का जो भूमि क्षेत्रफल है वो लगातार दक्षिण की ओर घटता जाता है, क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला दक्षिण की ओर सकरा होता जा रहा है। ये दो कारक हैं। अब बात आती है तो बस बाकी अन्य सिद्धांत क्यों आए, क्यों जरूरत पड़ी, अभी हम समय समय पर बताएंगे। अगर ऐसा है तो दुनिया के जितने भी स्थल होने चाहिए ट्रॉपिकल में या जिनसे होकर कर्क या मकर रेखा गुजरती है, सब जगह पर मानसून जलवायु होनी चाहिए। राइट। और मानसून जलवायु मतलब बहुत ज्यादा वर्षा, कम वर्षा, विविध प्रकार की वनस्पतियां, ये सब होता है। तो यहां अगर हम बात करें तो एशिया में ही अगर हम चले जाएं तो यहां अफ्रीका के पास पहुंच जाएं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये रेड सी है, ये अरेबियन प्रायद्वीप है, हो गया। यहां आ जाते हैं तो आपका इंडियन प्रायद्वीप है, अब यहां से अब आपने लाइन खींच दी तो अब ये लाइन क्या हो गई? कर्क रेखा हो गई। और जब ये कर्क रेखा हो गई तो ये भूभाग भी यहां से तो बीच से भी गुजरता है, तो ये भी गर्मियों में गर्म होकर के यहाँ की जो वायु है वो इधर जानी चाहिए और सर्दियों में ये लौटकर इधर आनी चाहिए। और यहाँ भी वर्षा होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये तो साफ थार है, सॉरी ये अरब का डेजर्ट है, यहाँ ड्राई क्लाइमेट है और मानसून जैसी जलवायु यहाँ नहीं है। तो इन सभी आधारों को अगर ये साइंस है तो हर जगह लागू होना चाहिए, लेकिन जो विश्व के अन्य भाग हैं जिनसे कर्क या मकर रेखा गुजरती है, सभी जगह की जलवायु मानसूनी नहीं है।
दूसरी बात, हर साल जून में जमीन गर्म होगी और दिसंबर में ठंडी होगी, तो अब भारतीय मानसून बहुत ही एक निश्चित समय पर आएगा और जाएगा। लेकिन भारतीय मानसून तो अनिश्चितताओं वाला है, कभी जल्दी आता है, कभी समय पे आता है, कभी बाद में आता है। उसकी मर्जी है, वो तब आता है तब जाता है। अगर लैंड एरिया तो निश्चित क्षेत्रफल का है, लैंड का स्वभाव भी निश्चित है, तो मानसून अनिश्चित क्यों है? तो दो बड़ी आपत्तियां लग गई किस पर? तापीय सिद्धांत पर। एक तो ये, विश्व के वो सभी भूमियां जिनसे कर्क या मकर रेखा गुजरती है, सबकी जलवायु मानसूनी होनी चाहिए, या जिनमें भूमि के बड़े विस्तार हैं उनकी जलवायु मानसूनी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जब स्थल अनुपात निश्चित हैं, स्थल और जल के अनुपात निश्चित हैं, तो फिर मानसून में भी, मानसून के लिए जो उत्तरदायी दाबांतर और तापांतर हैं, वो भी निश्चित होने चाहिए। और मानसून एक निश्चित तिथि पर आए और जाए, जबकि मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। तो दो आधार पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसको? तापीय सिद्धांत को। तो तापीय सिद्धांत की अपनी आलोचना क्या है, लिख सकते हैं, जरा लिखिए। क्रिटिक्स, आलोचना तापीय सिद्धांत की। नंबर 1, इस सिद्धांत के अनुसार वह सभी भूमियां जिनसे होकर कर्क अथवा मकर रेखा गुजरती है, मानसूनी जलवायु के क्षेत्र होने चाहिए। ऑल दोज लैंड्स which are crossed by Tropic of Cancer / Capricorn. Cancer means Kark, Capricorn means Makar. Should be area of मानसून। किंतु ऐसा नहीं है। But it doesn't happen, ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, तो इससे भी होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन वहां की जलवायु शुष्क है, मानसूनी जलवायु नहीं है। दूसरी बात, जब स्थल और जल का जो अपना विन्यास है वो निश्चित है, तो मानसून एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए। तो स्थल और जल के विन्यास
तो हर साल बदलते नहीं हैं, विचलनशील नहीं होते, जबकि मानसून विचलनशील है। नंबर 2, स्थल एवं जल विन्यास विचलनशील नहीं है, लैंड वाटर कॉन्फ़िगरेशन is not frequently variable, but Indian monsoon is of highly variable nature। किंतु भारतीय मानसून अत्यधिक विचलनशील है। किंतु भारतीय मानसून अत्यधिक विचलनशील है। अत्यधिक विचलनशील है। तो स्थल सिद्धांत ने क्या किया कि मानसून की दो विशेषताएं हैं। कौन सी? कि एक सीजन में अगर गर्मी में पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से है तो सर्दी में पवन की दिशा उल्टी होगी, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, और इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, यानी पलट जाता है। और दूसरे भारतीय मानसून की विशेषता है कि कभी समय पर आना, कभी समय से पहले आना, कभी समय के बाद आना। ये विचलनशील स्थिति जो है, तो एक की व्याख्या तो कर लेता है लेकिन दूसरे की व्याख्या ये नहीं कर पाता। तो किसी भी सिद्धांत को इतनी जो है कठोरता के साथ डिनाई नहीं करते। तो अब अगर इसका कोई महत्व नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, तो पढ़ते क्यों हैं? तो इस सिद्धांत का अपनी सार्थकता यानी रेलिवेंस क्या है, लिख दे। रेलिवेंस, सार्थकता तापीय सिद्धांत की। व्हाट इज रेलिवेंस? तो ये मानसून के मौसमी व्युत्क्रमण की व्याख्या करने में समर्थ है। देखिए, यह सिद्धांत मानसून की मौसमी व्युत्क्रमण की व्याख्या करने में समर्थ है। द थियरी can explain the seasonal reversal of the monsoon।
क्योंकि हम लोग जानते हैं मानसून गर्मियों में जल से स्थल की ओर यही आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है। ये अगर क्या है, जल है, सी है, तो ये लैंड है, तो अगर समर सीजन है तो मानसून ये चलेगा। कब? गर्मी में। इसीलिए गर्मी में जो मानसून पवन आती है वो सागर से आती है, और वो कैसी होती है? ये विंड मॉइस्ट होती है, नमी युक्त होती है। राइट। अब अगर यहां देखा, यही बनाया, फिर आपने यही लैंड है, ये सी है, अब जो पवन चलेगी विंटर में वो ये है, ये शीतकालीन मानसून है। तो लैंड टू सी चलता है, यानी ऋतु अगर उलट गई तो फिर पवन प्रवाह भी उलट जाती है। इसी को हम मानसून कहते हैं। तो ये बात को व्याख्या करने में तापीय सिद्धांत आज भी सफल है। दिस इज द रेलिवेंस, ये इसकी सार्थकता है। लेकिन इसके आगे भी सिद्धांत आए, मतलब इसमें कुछ आलोचनाएं हैं, कमियां हैं। तो जैसे जैसे विज्ञान और बढ़ती है, हमें और पता लगता है कि क्या मामला है। तो अब 1950 तक आते आते वायुदाब पेटियां और इन सब की उत्पत्ति हो जाती, इनका ज्ञान हो जाता है। और वायुदाब पेटियों का जब मानव को नॉलेज हो गई, ज्ञान हो गई, तो उसने उन कंसेप्ट को भी लागू किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सूर्य कर्क से मकर पर और मकर से कर्क पर जाता है तो वायुदाब पेटियां उसी हिसाब से खिसकती हैं। तो वायुदाब पेटियां जो भूमंडल पर हैं वो स्थिर नहीं हैं, वो डायनामिक है, गतिशील है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के जो बीच के कोण हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं। तो गतिकीय कारकों पर आधारित मानसून का जो ज्ञान है उसी को हम डायनामिक थियरी कहते हैं। हेडिंग लिख लें। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग बी टाइप ऑफ थियरी की बात करेंगे। एक एक सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जल्दी से आप लोगों को ये सब एनसीईआरटी में लिखा होता है और तीनों मिक्स लिखे होते हैं, और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर लिखते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्या बताया? तापीय सिद्धांत, गतिकीय सिद्धांत। गतिकीय कारक, गतिकीय सिद्धांत। डायनामिक थियरी। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो स्थल और जल के जो तापमानों की जो भिन्नता है, इस पर तो मानसून निर्भर ही है, लेकिन इसके साथ साथ यह गतिकीय कारकों पर भी निर्भर है। लिख लो। मानसून क्रियाविधि स्थल, जल, सतही तापमान, भिन्नता, के अतिरिक्त गतिकीय कारकों
पर भी निर्भर है। The mechanism of Indian monsoon is dependent on dynamic factors besides the differential heating of land and water surface. तो स्थल जल अनुपात के अतिरिक्त भिन्नता, सतही तापमान भिन्नता के अतिरिक्त अगर हम कहें तो फिर ये अन्य गतिकीय कारकों पर भी निर्भर है। तो ये गतिकीय कारक कौन कौन से हैं लिख लें। दिस डायनामिक फैक्टर, गतिकीय कारक क्या है? वायु दाब, पेटियों का खिसकाव, तो दिस डायनामिक फैक्टर इज द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। ये है तो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर जो बेल्ट है वो, अब आपको क्लाइमेटोलॉजी में जब हमने आपको वायुदाब पेटियां बताई थी तो कहा कि अगर सूर्य विषुवत रेखा पर है तो वायुदाब पेटियों की स्थिति अलग है, सूर्य जब कर्क रेखा पर है तो वायुदाब पेटियों की स्थिति अलग है। अब हम इसको जरा समझ लेते हैं। इसको आसानी से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से, डिटेल में आपको जल्दी से और कहीं नहीं मिलता। ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, अब हमने सूर्य को मान लेते हैं कहां पर होगा, कर्क रेखा पर। अब ऐसी स्थिति में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगी उसको हम जरा इस कलर से दिखा दें, वो होगी 35 से 40 35 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, यानी हिमालय के उस पार यहां ये हाई प्रेशर होगा। अब ये खिसक गया। अब इस हाई प्रेशर से आप लोग जानते हैं कि ये इक्वेटर से यहां 10 डिग्री नॉर्थ तक ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। ये कौन सी बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जब सूर्य कहां लंबवत है? कर्क पर। तो हम कहेंगे 0 से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है।
अब इस हाई प्रेशर से जो विंड्स होते हैं वो मूव करते हैं लो प्रेशर की ओर, लेकिन यहाँ चलेंगे, तिब्बत पर आए, आगे बढ़े तो ग्रेटर हिमालय बीच रास्ते में है, यहां से चले तो इधर चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहां हिमालय ने रोक दिया। अब तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भारत में नहीं आ पाएंगी। कहां खड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की ट्रेन? तिब्बत के उस पार। अब आप लोगों ने ये और पढ़ा था कि यहाँ जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगी, सारी पेटियां 5-5 डिग्री उत्तर गई हैं, तो ये पेटी 5 डिग्री इक्वेटर के पास आ गई होगी। देखो 25 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ पर, सॉरी साउथ पर, ये दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ लैटिट्यूड पर रहती कहाँ है? 30 और 35 पर, 30 और 35 पर। ये यहां होनी चाहिए थी, ये यहां होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आ गई तो ये पेटियां खिसक गई। तो यही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। यहां से जब ये विंड्स चलेंगी तो खूब चलें, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड किसने रोका? सीधी जाके इक्वेटर पर पहुंचेंगी। जाना कहां है? बीचों बीच आना है, लो प्रेशर यहां है। तो अब ये टर्न करेंगी तो वो क्रॉस करेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगी। अगर हम इक्वेटर से उत्तरी गोलार्ध में हैं तो पवने राइट हैंड साइड घूमती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो फेरल लॉ है, लेफ्ट हैंड साइड घूमती हैं। ये टर्न कर गई। तो अब यही इंडियन ओशन में इक्वेटर से 10 डिग्री के बीच ग्रीष्मकालीन मानसून होना चाहिए। लेकिन ये तो विंड्स यहां तक पहुंचती हैं, नॉर्थ में 30 डिग्री तक जाती हैं, यहां तक गई। और जब ये यहां तक ये विंड्स पहुंच रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई खींच रहा है। स्पष्ट हुआ? तो जब इसने इसको, तो यहां से वैसे होनी चाहिए कौन सी विंड्स? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रुक गई। अब यहां का जो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ये खींचता है इन ग्रीन विंड्स को, तो हम कहेंगे कि अब यही विंड्स धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये जाने चाहिए किसके बदौलत? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहीं रुक गई। किसने रोक दिया? हिमालय ने। तो गतिकीय कारक में तो वायुदाब पेटियां हो गई, और अतिरिक्त कारक में भू आकृतियां हो गई, यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी। तो लिख दें अन्य कारक कौन से हो गए मानसून के? तो यहां अगर इस गतिकी के हिसाब से आप कारकों की लिस्ट करेंगे तो अब कारकों की लिस्ट बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ गया है। पहले हमें सिर्फ ज्ञान था क्या? स्थल जल का सतही तापमान भिन्नता। अब हमें ज्ञान हो गया क्या? डायनामिक फैक्टर्स। डायनामिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो है वायुदाब पेटियों का खिसकाव। इसके अलावा हमने और क्या कहा? भारत के उत्तरी भाग में स्थित विशाल पर्वत श्रेणी यानी हिमालय। तो अब भूआकृतिक कारक भी हो गया। तो
भूआकृतिक कारक भी है यहाँ, लेकिन ये अतिरिक्त कारक है। अन्य कारक में है। फिजियोग्राफिक फैक्टर हैं। ये अदर फैक्टर है। समझ में आया? अब हमने कहा मान लो कि अब हम सूर्य को कहां पर बता दें कि कहां चमक रहा है, मकर रेखा पर। समझ गए होंगे कौन सी रेखा है ये? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। यहां कौन सी रेखा है ये? मकर रेखा। हो गया। अब अगर सूर्य को हमने कहा कहां पर वर्टिकल है, यहां है, दिसंबर का महीना है, तो अब जो वायुदाब पेटियां होंगी वो यहां होगी, सब ट्रॉपिकल वाली। जो अभी कहां थी पहले 25 से 30, अब ये 35 से 40। यहां अगर हम गए तो वही आप फिर बना लीजिए, हिंदुकुश, हिमालय। अब यहाँ की जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट होगी वो ये होगी 25-30 डिग्री नॉर्थ पर। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां होगी? यहां 0 से लेके 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। अब यहां से जब अब चलेंगी तो ये हवाएं चलेंगी इस हाई प्रेशर से, और राइट हैंड साइड घूमते हुए ये चल रहा है। ये तो साहब विंटर मानसून है, जो सिर्फ यहां सागर से, ये सी है यहां, ये यहां लैंड है, तो सी टू लैंड डायरेक्शन ये यही है, यही कोरोमंडल पर वर्षा कराता है। बाकी में या तो लैंड टू लैंड है या लैंड टू सी है, इसीलिए वर्षा नहीं हो पाती। कौन सा मानसून दिखा दिया? दिस इज विंटर मानसून। क्लियर? अब यहां क्या होगा? तो ये तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का हमने बता दिया। अब यहां अगर हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की बात करें तो ये चलेंगी, हाई प्रेशर ये है, कहां तक पहुंच पाएंगी? अब ये 35 से 0 तक। यही हुआ। अब इन सब में अगर हम लोग देखें तो ये जो विंड्स हैं, उत्तर वाली जो इधर आ रही थी वो कहां तक आ गई? इक्वेटर तक, क्योंकि ये 25 डिग्री दूर है हाई प्रेशर इक्वेटर से, और यहाँ जो हाई प्रेशर है वो 35 डिग्री दूर है। और आप लोग जानते हैं 1 डिग्री पर 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो अगर ये इक्वेटर से 25 डिग्री है तो ये इक्वेटर से 35 डिग्री है, तो कितने डिग्री का अंतर हो गया? 10 डिग्री का। और 1 डिग्री पर 111 किलोमीटर, तो 10 डिग्री पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर हो गया।
और अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच ये दूरी बढ़ जाए तो प्रेशर ग्रेडियंट घट जाता है। इसीलिए ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जिनका गर्मियों में प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा था, क्योंकि ये 25 से 0 के बीच चल रही थी और ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट के बदौलत इन्होंने इक्वेटर पार कर दिया था। यहां प्रेशर ग्रेडियंट में कमी आ गई, तो जब कमी आ गई है तो अब ये इक्वेटर पर रह गई है, तो प्रेशर ग्रेडियंट किसका बढ़ गया है? इनका नॉर्थ ईस्ट वालों का बढ़ गया है। अब ये यहाँ इक्वेटर पर पहुंच करके इक्वेटर पार करेंगे तो यहाँ तो ये राइट हैंड साइड घूम कर चल रहे थे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड घूम कर चलेंगे, ये जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में मानसूनी पवनों का जन्म होगा। तो यहां समर सीजन है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर में ही तो ये विंटर सीजन है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, सूर्य यहां है। तो ये कौन सा सिद्धांत हमने लगा दिया? ये वस्तुतः तो जब यही 0 डिग्री वहां तक गया, तो 10 डिग्री तक गया, तो इसे हम SITC कहते हैं। और जब ये यहां गया था तो इसे हम NITC कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इन चीजों को अगर हम मिला लें तो अब ITC डायनामिक थ्योरी से ही जिस चीज का विकास हुआ है उसे हम ITC Z कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ITC Z। अब हम डायनामिक थ्योरी को थोड़ा समझ लें कि डायनामिक थ्योरी किन किन कारकों पर निर्भर है। डायनामिक थ्योरी तो हेडिंग आपकी पढ़ी है, क्या पढ़ने हैं? किन कारकों पर निर्भर है? फैक्टर्स। क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो आपका ये सब बिखर जाएगा। तो जो मुख्य कारक है वो है मौसम के अनुसार वायु दाब पेटियों का खिसकाव। शिफ्टिंग ऑफ, मौसम नहीं कहना चाहिए, ऋतु। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट with the change in season, ऋतु परिवर्तन के साथ वायु दाब पेटियों का खिसकाव। ये है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया दिसंबर और जून, सर्दी और गर्मी में वायु दाब पेटियों की अलग अलग स्थिति। इसके अलावा जो दूसरा कारक है surface temperature variation between land and water, variation of surface temperature of land and water
स्थल और जल के सतही तापमानों की भिन्नता एक समान नहीं होते हैं। ना तो स्थल, जब स्थल गर्म होगा तो जल ठंडा होगा, और जब जल गर्म है तो स्थल ठंडा है। तो स्थल एवं जल के सतही तापमानों की भिन्नता। तीसरा, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया। भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र ये है। तो भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ट्रेड विंड को गर्मी में भारत में चलने नहीं देता, नॉर्थ ईस्ट को, वही उसको हिमालय के उस पार यानी ट्रांस हिमालय में ही रोक देता है। ये बताई गई बातें। तो अब इन सब का निष्कर्ष क्या है? ये तीनों प्रकार के कारक मिलकर के क्या बनाते हैं? ITCZ का विस्तार, जो कि ITCZ सामान्यतया दुनिया में 10 डिग्री तक होता है, लेकिन ये तीनों चीजें मिलकर के भारत में ITCZ को 30 डिग्री तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए भारत में मानसून का जो विस्तार है वो उष्ण कटिबंध से यानी ट्रॉपिकल के बजाय सब ट्रॉपिकल तक है। तो इन तीनों कारकों का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, effect of all three factors इन तीनों कारकों का जो प्रभाव है वो क्या है? ITCZ का नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का विस्तार। ITCZ का पूरा नाम होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ का विस्तार ये हुआ। तो इसलिए ये जो बात बताई गई, ये किसने बात बताई? तो ये साइंटिस्ट थे फ्लोन। 1951 में ये मत दिया। ITCZ का सिद्धांत किसने दिया? फ्लोन ने दिया, जो कि गतिकीय कारकों पर निर्भर है। तो अब कोई ये पूछेगा ITCZ क्या है? तो आपको हमने पहले भी बताया था कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर हो, यही है इक्वेटर, सन कहाँ है? वर्टिकल इक्वेटर पर। तो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण तक रहता है। इसी को हम विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट
या डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम में कोई भी पवन यहां प्रवेश नहीं करती, क्योंकि यहां पर 30 से 35 पर हाई प्रेशर है, तो यहां लो प्रेशर है। उतनी ही दूरी पर 30 से 35 पर दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर है। तो ये जो विंड्स चलती है वो आती है कहां तक? 5 डिग्री तक। और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये भी 5 डिग्री तक। कोई भी विंड 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में प्रवेश नहीं करती, तो इन्हें हम लोग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन बोलते हैं। इनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन बोलते हैं। और जब कोई भी पवन प्रवेश ना करे इस एरिया में, तो इसी को हम डोल्ड्रम बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है डोल्ड्रम वह क्षेत्र है जिसमें कोई क्षैतिज पवन नहीं होती। लिखा चुके हैं आपको, अब यहां बस रिकॉल कराएंगे, ज्यादा नहीं। हो गया। अब कब ITC-Z हो जाएगा? जब सूर्य यहां अब गड़बड़ कराएगा। सूर्य पर ही ये आधारित हैं पेटियां, तो सूर्यदेव ने अब गड़बड़ करा दी। तो अभी ये इक्वेटर पर थे, सूर्य पहुंच गए कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब पहुंचते हैं? जून में। ये आ गए सूर्यदेव यहां। अब वायुदाब जो पेटी है सब ट्रॉपिकल बेल्ट 5 डिग्री इधर भाग जाएगी। अब ये 35 से 40 हो गई, जो अभी हमने दक्षिण एशिया के मैप पर दिखाया था। तो निम्न वायुदाब पेटी अब वो 0 से कहां पहुंच जाएगी? 10 डिग्री नॉर्थ तक। तो अब ये जो विंड्स यहां चलते हैं वो यहां तक आने चाहिए। कहां से कहां तक? 35 से 10 डिग्री साउथ नॉर्थ तक आने चाहिए। अगर हम यहां चले गए, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो अब यहां की जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगी वो 5 डिग्री पास में आ गई। तो ये 25 और 30 डिग्री साउथ पर होगी। तो यहां से चलने वाली ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होंगी। अब देखो पहुंच बदल गई है। अब ये 25 पर है, ये 0 है, ये दूरी कम है, और यहाँ 0 और इसके बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कैसी हैं? थकी हुई हैं, शिथिल हैं। ये थोड़ी स्लो हो गई हैं, स्लगिश हैं, और ये फास्ट है, स्ट्रांग है। अब जो स्ट्रांग होगा वो तोड़ जाएगा इक्वेटर को। ये गई। तो अब आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध की पवन उत्तरी गोलार्ध के पवन से मिल रही है, और मिलने को कन्वर्जेंस कहते हैं। और अभी तक ये मिलन नहीं हो रहा था, तो ये ITC-Z था। लेकिन अब जब मिलन हो रहा है तो कन्वर्जेंस है। और ये मिलन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। इसीलिए हम 10 डिग्री नॉर्थ को, अब यहां से यहां तक के एरिया को क्या बोलेंगे? ITC-Z।
और 10 डिग्री नॉर्थ का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर में बना है तो इट इज NITC। तो ITCZ आप जानते ही हैं क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहां बना है, 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। तब तक कोई कहेगा हिंदी बता दो, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंतर उष्ण कटिबंधीय मिलने को अभिसरण क्षेत्र या संगम क्षेत्र ये है। तो ये जो एरिया हो गया, इस सब को हम लोग ITCZ कहेंगे। तो जून में ITCZ कहाँ होना चाहिए, ये यही है ना, कर्क रेखा, इस पर सूर्य धधक रहे हैं। ये तो मानसून भारत में कहां तक रहना चाहिए, मैप देख लो। तो ये जो मानसून का विस्तार है वो कहां तक होना चाहिए, 10 डिग्री तक। यहां तक बस मानसून को पहुंचना चाहिए था। कब, समर में यही मानसून यहां तक आ पाता बस। लेकिन ये तो यहां जा धमकता है, यानी यही NITC जो नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है, ये काफी दूर तक चला जाता है। तो जो NITC शब्द भी हमने लिखा है, इसे भी लिख लें, नॉर्थ यानी उत्तरी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, उत्तरी ITCZ। ऐसे हिंदी में लिख देंगे आई। कब होता है उत्तरी ITCZ, जब सूर्य लंबवत हो, किस पर, कर्क रेखा पर। ठीक, अब मूल बात है कि ये कैसे वहां तक पहुंचा वो समझाएंगे। अब दक्षिणी ITCZ कब बनेगा आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे उसे भी बना लो। यही रहा। अब सूर्य को आप कहां चमकाएंगे, मकर रेखा पर। तो सन विल वुड बी वर्टिकल एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर। इन दिस केस द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वुड बी एट 35 to 40 डिग्री साउथ। सेम चीज वही रिपीट हो जाएगी। तो जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां का सब ट्रॉपिकल 35 से 40 पर होगा, और जिस पे नहीं होगा वो इक्वेटर के पास खिसक आता है। तो यहां कहां होगा, ये 25 से 30 पर नॉर्थ में। ये यहां से अब सरसराती हुई स्ट्रॉन्ग विंड्स हो जाएंगे, कौन, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अब तीव्र हो जाएंगी। लेकिन अब ये 35 से इनको जाना है कहां तक, 0 तक। तो विश्वतीय जो निम्न वायु दाब पेटी है वो कहां आ गई, तो थोड़ा हम ग्रीन से दिखा दें तो 10 डिग्री साउथ तक, क्योंकि पहले कहां गई थी, 10 डिग्री नॉर्थ तक, यहां तक गई थी 0 से 10 तक। तो अब यहां चले जाओ
तो सूर्य ने पाला बदल दिया, उत्तरी गोलार्ध के बजाय दक्षिणी गोलार्ध में है। नाउ द वर्टिकल रेज ऑफ सन हैज शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न, सो इन दैट केस नाउ इट वुड बी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो पहले उत्तर तक थी, अब ये सिर्फ दक्षिण में लटकी है। यही है, इसी को हम SITC कहते हैं। यही है। अब यहां क्या होगा, ये विंड्स स्ट्रांग हैं क्योंकि ये इसके पास है, और ये बहुत दूर है, तो ये इनका जो खिंचाव होगा वो कम होगा, तो ये स्लो हो जाएंगी। ये अब स्लगिश हो गई। ये स्ट्रांग, जो स्ट्रांग होगा वही पार करता है इक्वेटर को। यही है ना इक्वेटर, 0 डिग्री। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा, ये हो गई डायरेक्शन। तो अब ये जो समर सीजन होगी वो दक्षिणी गोलार्ध में होगी, और भारत में ये विंटर मानसून होगा। और यहां क्या था, भारत में यहां ये क्या था, इतना एरिया ये समर मानसून को बताता है। यही समर मानसून धीरे धीरे भारत में खिसकता चला जाता है, किसकी ओर, उत्तर की ओर, जिसे हम ITCZ का विस्तार कहते हैं। तो ये तब समझ में आएगा जब आप यहां भारत रख दें। लो, रख दिया। अब जब भारत रखा यहां, तो अब और ज्यादा क्लियर हो रहा है। तो अब उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र भी रख दीजिए। तो अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये इस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के कारण यहीं रह जाएंगी, अब ये भारत में नहीं होंगी। तो अब ये वाली विंड यही एक्सटेंड करती हुई जाएंगी, जिसे हम कहेंगे आरोही मानसून। क्या कहेंगे, आरोही मानसून। तो ITCZ के विस्तार को कौन कौन प्रभावित करता है, वो भारत के क्षेत्रीय कारक हैं। कौन हो गया, नॉर्थवर्ड expansion of ITCZ by the northern mountainous region of India, और किसके द्वारा, वेरिएशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब आप जरा इसको समझें। तो हमने कहा कि ये भारत का दक्षिणी भाग है, इधर ये साउथ ईस्ट एशिया है, अब समर सीजन आ गया, तो यही आपको समझाया था, ये यहाँ काफी गर्म होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ये 10 डिग्री नॉर्थ तक कौन सी विंड्स आ जाएंगी, इक्वेटर पार करके। तो यही अभी तक यहाँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी, यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर पार करके भारत के लिए साउथ वेस्ट मानसून विंड बन जाती है। कब, जब सूर्य लंबवत हो
23.5 उत्तरी अक्षांश पर। तभी अब बनी ये जब गर्म हुआ तो इन विंड्स को ये खींचेगा, तो जितना ये खिंचाव होगा वैसे वैसे अब ये विंड्स उसी हिसाब से आगे बढ़ती जाएंगी। यहां पश्चिमी घाट खड़ा है, जैसे ये भोर घाट टूटेगा अब ये विंड्स ये गई, ये गई, हिमालय से टकराई, इधर ये वाली ये गई, कहा मेघालय तक पहुंची, इधर हिमालय ने रोका, पूर्वांचल हिमालय है ना ये। सब इन हवाओं का जमघट कहाँ हो रहा है, यहाँ मेघधन आलय हो गया। ये है मैकेनिज्म किसकी, तो धीरे धीरे ये ITCZ जो 10 डिग्री तक था खिसकता जा रहा है किसकी ओर, उत्तर की ओर। इसी समय अवधि को हम जून में से लेकर ये कब तक रहता है, सितंबर तक ये काम होता है। एडवांसिंग मानसून कहते हैं। आरोही मानसून। और सितंबर में जब सूर्यदेव फिर आ जाएंगे विषुवत रेखा पर, तो 35 वाली पेटी लौट आएगी कहां, 30 पर। तो अब रिट्रीटिंग मानसून शुरू हो जाएगा। तो एडवांसिंग मानसून के लिए सूर्यदेव को कहां होना चाहिए, यहां 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच। लेकिन जैसे ही सूर्य इक्वेटर पर लौटेंगे अब रिट्रीटिंग मानसून शुरू हो जाएगा। तो उत्तर में थार मरुस्थल, बृहत स्थलीय क्षेत्रफल, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ये मिलकर के इस NITC को, यही था ना NITC, पहले यहां होना चाहिए। इसने खींचा, लो प्रेशर ने, ये गया और खींचा और खींचा, ये गया। तो ये क्या है, NITC का उत्तर की ओर विस्थापन। ये कौन सा सिद्धांत है, यही डायनामिक थियरी है। और जब सूर्य लौट आएगा किस पर, विषुवत रेखा पर, तब फिर ये ITCZ NITC लौट आएगा अपनी कहा, इक्वेटर की ओर, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो ITCZ के आधार पर, यानी डायनामिक थियरी के आधार पर मानसून के प्रकार जरा हम बांटे हैं, लिख लें। टाइप्स ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के प्रकार। अब 2 हो गए। समर मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून, विंटर मानसून। समर मानसून चलता है जून से दिसंबर, और विंटर मानसून चलता है दिसंबर से जून। ये इनकी अवधि है, 6 महीने ये, 6 महीने ये। अब समर मानसून को हम 2 में बांट देते हैं। एडवांसिंग मानसून, आरोही मानसून, और अवरोही मानसून
रिट्रीटिंग मानसून, ये है जून से सितंबर तक और ये है सितंबर टू दिसंबर, और दिसंबर से जून विंटर मानसून है। क्लियर? अब आरोही मानसून क्या है, एडवांसिंग मानसून है, वो स्थिति व्हाट इज एडवांसिंग मानसून, लिख लो, when ITCZ expands from 10 degree south to 30 degree, 10 degree north to 30 degree north latitude in South Asia, means India. When 10 degree, ITCZ expands from 10 degree north latitude to 30 degree north latitude. तो अब रिट्रीटिंग क्या होगा, तो जब ITCZ ये तो एडवांसिंग है, ITCZ कहाँ है, प्रसारित होता है कहां से कहां, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर। यह है आरोही मानसून यानी एडवांसिंग मानसून। लेकिन जब यही ITCZ लौटने लगता है, तो when ITCZ retreats from 30 degree towards 10 degree, from 30 to 10 degree, 30 degree north to 10 degree north, then it is called retreating monsoon. So the advancing monsoon runs between June to September and retreating monsoon runs between September to December. तो अब अगर हम लोग फ्लो की बात करें तो बहुत सिंपल हम इसे दिखा दे ताकि आपको मैप पर हमेशा ये क्लियर रहे। दिस इज द इंडियन पेनिनसुला, यहाँ 30 डिग्री आप हिमालय तक गए। दिस इज द मानसून, अरेबियन ब्रांच है, ये चल रही है, ये पहुंची, ये इधर पहुंच रहे मेघालय। दिस इज नोन एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यही मानसून आया और कन्याकुमारी ने इसको दो भागों में फाड़ दिया, एक इधर वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे यानी वेस्टर्न कोस्ट के, और इधर एक ईस्टर्न कोस्ट के। वेस्टर्न कोस्ट वाला जब मुंबई के नॉर्थ में बढ़ता है मानसून तो जगह खाली है, थाल घाट भोर घाट, जहां से वो अंग्रेजों ने रेलवे चलाई थी, वहीं से मानसून भी अंदर की ओर प्रवेश करता है विंध्याचल की ओर। अब ये चलता हुआ हिमालय तक जाएगा, इसी अवधि को हम एडवांसिंग मानसून कहते हैं। तो इट हैपेंस इन बिटवीन द जून एंड दिसंबर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जून टू दिसंबर। ये एडवांसिंग मानसून है। डायरेक्शन इसका अब आपको क्लियर है, इट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब जैसे ही सूर्यदेव कहां टपक गए, इक्वेटर से हटके फिर विषुवत पर आ गए, सूर्य को याद आ गया कि हम तो इक्वेटर पर ही रहते हैं, हम बेईमानी करवा रहे थे। अब सूर्यदेव इक्वेटर पर जैसे ही आएंगे तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 पर आ जाएगी। अब ट्रेड अगर हम हिमालय को अब यहां रखकर देखें तो हिमालय का नजारा यही है।
आधा हिमालय तो ट्रेड विंड को रोक देगा, आधा हिमालय ट्रेड विंड को नहीं रोक पाएगा। तो ये जो पूर्वी हिमालय है, यहां से ट्रेड विंड चल पड़ेगी। और इधर आपने देखा था ये अभी एडवांसिंग मानसून है, सॉरी, ये जो पश्चिमी हिमालय है यहां से ये ट्रेड विंड चल पड़ी। तो पश्चिमी हिमालय से ट्रेड विंड उतर करके एडवांसिंग मानसून को ब्लॉक करती है, जबकि यही ट्रेड विंड यहां देखें तो पूर्वी हिमालय से अभी उत्तर में है, वो यहां नहीं आ पाई। तो अब ये एडवांसिंग मानसून के पास एक ही उपाय बचा, जिधर नहीं है उधर मुड़ जाए। तो सितंबर से अब यही एडवांसिंग मानसून मेघालय की ओर टर्न करता है और तब तक अक्टूबर नवंबर आ जाता है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द सितंबर एंड इनटू द अक्टूबर। नाउ द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंटर। अब इस मानसून को अब ये ट्रेड विंड्स और दबा देती हैं, बेचारा घूमता हुआ कोरोमंडल पहुंच गया। तो दीज आर पुश्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स। अब कोरोमंडल पर बंगाल की खाड़ी में खूब पानी पीकर, यानी बहुत सारी वाटर वेपर लेके, अब ये अच्छी बारिश कराता है नवंबर महीने में, जिसे हम मैंगो सावर कहते हैं। तो मैंगो सावर यानी आम्र वर्षा का संबंध किस मानसून से है? अब आप लोग आसानी से उत्तर बता देंगे। दिस इज रिट्रीटिंग मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। कब होती है ये मैंगो सावर? नवंबर में। और मैंगो सावर क्यों कहते हैं? क्योंकि तमिलनाडु है, उतना तो ठंडा नहीं होगा, कितना गर्म होगा, जैसे फरवरी मार्च हम लोगों के यहाँ गर्म होता है नॉर्थ इंडिया में, उतना कोरोमंडल गर्म है। पानी की बौछार हो जाए, आम में बौर आ जाते हैं। इसीलिए तमिलनाडु का आम हम लोगों की आम के फसल से पहले बाजार में आ जाता है, क्योंकि उसमें बौर भी यानी इन्फ्लोरेसेंस भी पहले हो जाता है। अब याद रहेगा। और आप लोगों को स्वाद नहीं आता, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है और ग्लूकोज फ्रक्टोज कंटेंट कम है। इसीलिए आप लोग उसको क्या बनाते हैं? मिल्क शेक बना के पीते रहते हैं। खैर वो अलग चीज हो गई, कल्चर का पार्ट हो गया। हम लोगों ने देख लिया कि ये जो मैंगो सावर है वो किस महीने में हुआ मानसून के हिसाब से? नवंबर। अब दिसंबर से आप लोगों को बेहतर पता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 25 पर आ जाएगी, विंटर मानसून चलेगा। तो कोरोमंडल तट वर्षा प्राप्त करता है किससे? रिट्रीटिंग मानसून से और विंटर मानसून से। कोरोमंडल रिसीव्स द रेनफॉल बोथ समर मानसून एंड विंटर मानसून। कोरोमंडल तट पर दोनों से वर्षा होती है, समर से भी और विंटर से। लेकिन समर में कौन सा? एडवांसिंग नहीं, रिट्रीटिंग मानसून करता है। तो रिट्रीटिंग मानसून इज नॉट द विंटर मानसून, जैसा कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। इट इज द लेटर पार्ट ऑफ द समर मानसून। और कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नवंबर है और नवंबर उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में सर्दियां अभी नहीं है। तो रिट्रीटिंग मानसून हो गया और विंटर मानसून हो गया। अब करेक्ट कर लेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो इतना पढ़ा कि सागर की सतह पर और स्थल की सतह पर जो दावांतर हैं वो भारतीय मानसून को चला रहे हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक चीज और दुनिया को पता लगी कि ऊपर जो भाग है क्षोभ मंडल का और एक वो भाग जो पृथ्वी के सतह के संपर्क में है, दोनों गतिशील हैं।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जेट फाइटर प्लेन के आविष्कार और उनके युद्ध में भाग लेने तक हम लोग यही जानते थे कि सिर्फ ट्रोपोस्फियर का निचला भाग ही गतिशील है। The episode of the bombardment over the Japan by the jet fighters of the US के जब बमबर्षकों ने जापान के ऊपर प्लेन ने गिराए बम तो उनके निशाने चूक गए। वो पैराबोलिक पाथ से उन्होंने प्रैक्टिस किया था, लेकिन एयर की रिलेटिव स्पीड को जिसे वो स्थिर मान रहे थे वो स्थिर नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर भी कुछ गतिशीलता है। एंड दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन नोन एज द जेट स्ट्रीम। सो जैसे ये खोज हुई कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग स्थिर नहीं है, मानसून की क्रियाविधि पर बहुत बड़ा अंतर आया और वहां से जो क्रियाविधि का जो हमें ज्ञान हुआ उसी को हम आधुनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम अर्थ सरफेस और अपर एयर दोनों की बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नॉट टुडे। अगले क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे वो क्या होगा? इट वुड बी व्हाट मॉडर्न थियरी ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून का आधुनिक सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांत और जो पहले के सिद्धांत हैं इनमें अंतर क्या है? तो बी द केयरफुल, सावधानी से इसे नोट कर लें, क्योंकि मैक्सिमम लोग सब पढ़ा तो रहे हैं 2, 4, 5, 10 साल से, लेकिन सब गड़बड़ करते हैं। याद रख लें, वो लोग भी अपना ठीक कर लेंगे। तो 1950 तक यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, जब तक हमें पता ही नहीं था कि ऊपर का क्षोभ मंडल गतिशील है, तो सिर्फ हम निचले क्षोभ मंडल को गतिशील मानते थे। दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज द ट्रोपोपॉज। तो अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर यहां क्या लिख दें? स्टैग्नेंट रहा नहीं, हम लोग समझते थे टिल द 1950 तक। लेकिन 1950 के बाद जब खोज हुई तो पता लगा कि अगर नीचे की पवन पश्चिम से पूरब है तो ऊपर की पवन पूरब से पश्चिम है। यहाँ अगर पवन नीचे बैठ रही है तो अपोजिट किनारे पर ऊपर उठ रही है। एयरोलॉजिकल सर्कुलेशन, दिस थियरी इज नोन एज द जेट थियरी। नाउ क्लियर? तो दिस इज द टीपी। टीपी मीन्स ट्रोपोपॉज। ईएस, ईएस मीन्स अर्थ सरफेस। अभी तक गतिशीलता कहाँ सीमित थी? सिर्फ ये यहां हम लोग चलाते रहते थे पवनों को नीचे। अब ज्ञान जब बढ़ा तो पता लगा कि जो पवन अगर नीचे पछुआ है तो ऊपर पवन पूर्वैया होगी। अगर तिब्बत से वायु ऊपर जा रही है तो अरब सागर में वायु नीचे आएगी। इस तरीके से ये चक्रीय प्रक्रिया है। सो द फर्स्ट लाइन रिलेटेड विद द इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के बारे में जो मैंने पहली बात कही थी, इट इज साइक्लिक फिनोमिना। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। कब सिद्ध होगी? आधुनिक सिद्धांत में, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास पर पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे इट इज टू मच। आज के लिए ये काफी हो गया। आज हम लोगों ने पढ़ा क्या है? सो प्लीज यू पीपल मे नोट डाउन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ITCZ? ITCZ क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिट्रीटिंग मानसून? लौटता हुआ मानसून क्या है? आप लोग इस पर अपने मेंस के लिए क्वेश्चन लिखें। शब्द सीमा 120 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। नंबर होंगे 8 नंबर के ये 2 क्वेश्चन हैं। बाकी हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। सो फॉर टुडे इट इज ओवर एंड थैंक यू।